गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बोर्ड में। आज हम लोग देखेंगे परिवार कल्याण के बारे में, यानी परिवार नियोजन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सभी लोग जुड़े रहेंगे और सभी लोग लास्ट तक जुड़ेंगे, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाता है, कैसे जो है हमारे देश के, हमारे राज्य की जनसंख्या में वृद्धि होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जनन के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग जो है जनन कैसे होता है, इसमें जनन के कितने प्रकार हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण किसे कहते हैं। फिर इसी में आपका एक टॉपिक आएगा परिवार कल्याण। क्या होगा? परिवार परिवार कल्याण, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। बताए जनसंख्या नियंत्रण यानी कह रहा है ये यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या पे कैसे नियंत्रण करना है, इसके बारे में आप लोग जो एक सुने होंगे, सभी जगह चिपकाया गया था। ये इस भी ध्यान में नहीं है कि हम दो हमारे दो, लेकिन आज ऐसा है नहीं, हम दो हमारे 10 है ना। तो ये चलाया गया था कि हम दो और हमारे दो, लेकिन अब जो है हम दो और हमारे 10, 10 से भी अधिक है। तो कैसे जनसंख्या पे कंट्रोल करना है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। परिवार कल्याण के बारे में हम लोग जानेंगे और कैसे जो है जनसंख्या को रोका जा सकता है। आप जानते होंगे कि एक स्त्री, एक महिला जो है, आप देखिए मतलब वर्ष 12 साल, हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी स्त्री जो है, हमारी माताएं एवं बहनें जो भी हैं, ये 12 साल की एज जैसे क्रॉस करेंगे तो ये किशोरा अवस्था में आ जाएंगे। और 12 से लेकर के 40 साल, ऐसे 45 भी कहीं कहीं आपको दिखेगा, लेकिन 12 से 40 तक के एज में जो है ये बच्चे को जन्म दे सकते हैं। 12 साल से लेकर और ऊपर अधिक से अधिक जितना होगा 40 साल तक ये बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो आजकल देखिए इसमें परिवार कल्याण और जनसंख्या पे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और कैसे हमारे देश के, हमारे राज्य के जो ये जनसंख्या बढ़ रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप जो है समझ देखिए, जनसंख्या को बढ़ने का कारण है, आपका पहला कारण ये हो जाएगा कि कम उम्र में शादी। क्या हो जाएगा? कम उम्र में शादी, ये जो है सबसे पहला हो जाएगा। ये यही कारण है आपको, पहला कारण है आपको कि कम उम्र में शादी। आप देखिए ना, मतलब जो है आपको देखिए, आपको गर्ल्स में लड़की का एज आप अपने गांव समाज में देख रहे होंगे कि 12 साल एज हुआ, 12 साल एज जैसे ही क्रॉस करती है तो 12-13 साल तक में इसका जो है शादी करा दिया जाता है। अब आप मान लीजिए ना, 12 साल की एज में जो है ये किशोरावस्था में ये प्रवेश कर चुके होते हैं, यानी कि 12 साल एज जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ये जो है एक बच्चे को जन्म देने के लायक हो सकते हैं, हो जाते हैं। मान लीजिए आपको 13 साल में ही शादी क्यों न हुआ, जाते जाते 14 साल तक में जो है एक बच्चे हो जाते हैं, फिर आपको साल लगते जाते हैं, फिर बच्चे होते जाते हैं। लेकिन इस पे कंट्रोल करके रखना है। अभी देखिए कि बहुत बच्चे हैं, अभी देखिए स्कूल प्राइवेट संस्था और सरकारी है। मान लीजिए आपको पीवीटी यानी कि आपको प्राइवेट हो गया, प्राइवेट और गवर्नमेंट जो आपको है, तो हमारे देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट, आप सुने होंगे किसी के भी मुंह से कि सरकारी स्कूल में जो है शिक्षा, अब तो अभी हाल फिलहाल में अभी के अनुसार जो है शिक्षा सरकारी स्कूल में भी सही दिया जा रहा है। और नहीं तो आपको जो है पहले ये सरकारी स्कूल में जो है बहुत सारे टीचर भी जो है स्कूल में लापरवाही किया करते थे, यानी पढ़ाने से उसको कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। तो इस पे तो बहुत बच्चे जो है, बहुत जो है आदमी, इंसान जो है आपको अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? इसमें क्या है, इसमें रुपया आपको ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा इसमें? आपको रुपया इसमें ज्यादा लगता है, लेकिन और ये तो आपको बिल्कुल फ्री है। इसी तरह देखिए ना, आप सरकारी अस्पताल जाते होंगे तो आपको बड़ा सा लाइन लगना पड़ेगा, एक पुर्जा, एक नाम लिखाने के लिए आपको बड़ा लंबा लाइन लगना पड़ेगा। वही आप प्राइवेट में जाइए, अगर आपके पास रुपया पैसा है तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो प्राइवेट और सरकारी में अंतर है ना। प्राइवेट में आपको सरकारी के तुलना में अच्छा शिक्षा मिलता है, बहुत कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिलता है जो कि आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलता है। लेकिन अब शिक्षा के अनुसार जो है गवर्नमेंट भी जो है, मतलब सरकार का जो भी सरकारी स्कूल सब है वो भी अच्छा ही है। लेकिन प्राइवेट की तुलना में जितना आपको बहुत कुछ देखने के लिए आपको प्राइवेट में मिलेगा, इतना जो आपको गवर्नमेंट में नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम लोग इसी चीज पे बात करेंगे,
अगर आपको देखिए ना, जनसंख्या अगर कंट्रोल रहेगा, आपके ही घर में अगर 2 बच्चे होंगे, 2 से यानी 3 बच्चे होंगे, तो आप उसको अच्छे कपड़े, अच्छा शिक्षा, अच्छा मतलब सब कुछ उसको आप दे सकते हैं। अगर वहीं पे 4 5 6 बच्चे हो गए तो ना कोई सही से पढ़ा पाएंगे किसी बच्चे को, ना किसी को कपड़ा दे पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस पे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके बारे में आज हमारा टॉपिक ही है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण। इसके बारे में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो सभी लोग जो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जो है शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं परिवार नियंत्रण के बारे में आज हम लोग। है आपको कि जनसंख्या नियंत्रण यानी इंग्लिश में कहे तो पॉपुलेशन कंट्रोल, कैसे जनसंख्या पे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए कहा आपको मानव की असीमित जनन क्षमता के कारण पूरे विश्व में मानव जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देखिए ना कि पूरे विश्व में अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं, और 2011 में जब जनगणना हुई थी, 2011 के अनुसार से जनगणना से देख रहे हैं कि बहुत जनसंख्या अभी तक में बढ़ गया है। तो आप जो है ये अनुमान लगा सकते हैं। देखिए जनगणना जो ये कराया जाता है उससे आपको जनसंख्या पता चलता है कि हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे जिले में कितने जनसंख्या है, ये पता चलता है। तो ये कहा है कि देखिए मानव की असीमित जनन क्षमता के कारण पूरे विश्व में मानव की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो ये कहा है आपको कि मानव की जब जनसंख्या बढ़ रही है पूरे असीमित में बढ़ रहा है, आपको जनन क्षमता के आधार पर। देखिए फिर है भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। यानी कि भारत जो है, भारत को विकासशील देश माना जाता है जब हमारे देश भारत में ही जनसंख्या बहुत ही बढ़ रहा है, तो और देश का तो बात ही मत कीजिए। फिर कहा आपको कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि सिर्फ मानव द्वारा निर्मित संसाधन ही नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त सीमित संसाधन भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। फिर कहा आपको कि अतः एक निश्चित तक जनसंख्या को सीमित रखना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। जनसंख्या को सीमित रखना ही आपको जनसंख्या नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल कहलाता है। इसमें आपको एक बात कहा है, इसमें कहा कि देखिए एक होता है आपको मानव निर्मित, क्या होता है मानव निर्मित, क्या हुआ, मानव निर्मित हुआ। देखिए मानव निर्मित और दूसरा होता है प्रकृति या प्राकृतिक हम कह सकते हैं। ये हो गया आपको मानव निर्मित और प्राकृतिक, ये हुआ। इसमें कहा आपको कि मानव निर्मित क्या हुआ, जो मानव ने बनाया है, यानी जो हम लोगों ने बनाया है। जो भी चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, बोर्ड है, मार्कर है, कपड़ा है, डेस्क, बेंच, टेबल, जो मानव बनाया है वो मानव हो गया। और जो मानव ने नहीं बनाया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पहले से मौजूद है, जैसे हो गया आपको वायु हो गया, पानी हो गया, ये सब जो भी है आपको ये हो जाएगा जो प्रकृति बनाया है। आपको कहा कि जो मानव बनाया है वो भी, और जो प्रकृति के द्वारा दिया गया ये भी क्या है, हमारे लिए सीमित है। लेकिन जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अब देखिए ना कि अब देखिए हमारे पास जो है, आप समझ जाइए कि 1 कट्ठा, अगर किसी के पास 1 कट्ठा जमीन है और उसके जनसंख्या उसके परिवार में मान लीजिए 6 7 8 10 हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे, जिस जमीन में, जिस खेत में उपजाऊ होता है, जिसमें फसल उपजाते हैं, उसमें क्या करेंगे, घर बनाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये जो मानव, ये प्रकृति द्वारा ये जमीन जितना भी ये प्रकृति हो गया, तो मानव क्या करता है, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया उसमें भी कमी आ रही है। जैसे ही कमी होगा, अगर देश पे अगर जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो जनसंख्या बढ़ते जा रहा होगा, और जिस जमीन में आपको फसल उपजाया जा रहा है उस जमीन में मानव जो है अपना घर बनाएंगे, आवास बना लेंगे, जिससे जो है अनाज में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि दिक्कत होगी, कमी आ जाएगी। फिर कहा आपको कि मानव निर्मित, जो मानव बनाया है उसमें तो कमी होगा ही। अभी देख लीजिए किसी फैक्ट्री में आपको अभी बेरोजगार जो बैठे हुए हैं, सबसे पहला बेरोजगार का भी कारण है आपको जनसंख्या कंट्रोल। जनसंख्या अगर ज्यादा बढ़ रही है तो आपको बेरोजगारी आ रहा है, सबसे पहला ये है। अभी मान लीजिए ना कि हम संस्था चला रहे हैं, हमें जरूरी है, आपको मान लीजिए 10 लोगों की जरूरी है। किसी भी मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें मान लीजिए 10 लोगों की जरूरी है ना। कोई अगर गांव में ही कुछ है, प्राइवेट या सरकारी जो भी, उसमें आपको 10 लोगों की जरूरी है। लेकिन हमारे बिहार में, हमारे राज्य में जनसंख्या अधिक है, तो क्या करेंगे, अभी अगर 10 लोगों के अलावा बाकी लोग तो बेरोजगार ही होंगे।
यही है कि कोई शिक्षा के, कोई डॉक्टरी, सब जो है सभी जगह, सभी क्षेत्रों में, सभी विभाग में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी उससे अगर ज़्यादा आवश्यकता से अधिक जनसंख्या होगा तो ये क्या होगा, बेरोजगार होंगे। तो बेरोजगारी का भी पहला जो है आपको कारण है जनसंख्या। जनसंख्या अधिक रहेगा तो बेरोजगारी आएगा, इसको समझना है। और जनसंख्या अगर अधिक होगा तो मानव निर्मित जितना है, मानव निर्मित और प्रकृति द्वारा जो भी चीजें हैं उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मानव निर्मित और प्रकृति द्वारा जितने भी वस्तु वे हमारे लिए सीमित है, लेकिन जनसंख्या के बावजूद जो है इसमें क्या आ जाएगी, आपको कमी आ जाएगी। यही बात इसमें कहा गया है। फिर कहा आपको कि परिवार नियोजन, देखते हैं परिवार नियोजन। कहा परिवार नियोजन कैसे होगा, तो ये परिवार नियोजन होगा, देखेंगे सभी लोग। परिवार नियोजन हुआ आपको कि परिवार कल्याण हेतु, क्या, परिवार कल्याण हेतु, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या, बच्चों की, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या क्या रखना है आपको, सीमित रखना है, सीमित रखना। ये परिवार कल्याण के सीमित रखना द्वारा चलाया गया था हम दो हमारे दो। ये हुआ आपको परिवार नियोजन में हुआ कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या को क्या रखना, सीमित रखना है। क्या रखना है आपको, इसमें बच्चों की संख्या को सीमित रखना है कि मान लीजिए अभी अगर हम दो हमारे दो अगर नहीं कर सकते हैं तो आप 3 तक आ जाइए। और पहला कारण परिवार कंट्रोल, परिवार नियोजन नहीं कर पाते हैं, जिस अनुसार से जनसंख्या बढ़ने का एक कारण आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा कि लोग बेटी बेटा में तुलना करना शुरू कर देते हैं। बेटी और एक बेटा, ये बेटा के कारण जो है आपको जनसंख्या बढ़ता है। बेटा के चक्कर में बहुत लोग जो है 6-7 लड़कियां हो जाती है, फिर भी बेटा नहीं होता है। अगर किसी को देख लीजिए अपने गांव समाज में, अगर किसी को 9 बेटी हो गई, 10 बार जो फिर से होगा 10वां बार में अगर बेटा हो गया, तो अगर दूसरे पड़ोसी में अगर किसी को नहीं हो रहा है तो वो भी सोचेगा होने दो, दूसरे को तो हो गया, 9 के बाद अगर 10वां नंबर पे बेटा हुआ तो हमको भी हो जाएगा। इसके कारण भी जो है आपको क्या हो रहा है, हमारे देश का जनसंख्या बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। तो इस पे जो है कंट्रोल करना है। हम तो हमारे 2 को आप फॉलो नहीं करते हैं तो हम तो हमारे 3 चला दीजिए, है ना, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको ही दिक्कत होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अब प्राकृतिक विधि। इस पे ये अब हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या पे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, जनसंख्या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखिए कि अभी हम लोग इससे पहले वाली क्लास में जब रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो इसमें पढ़े थे जनन के बारे में, जब हम लोग पढ़ रहे थे इसमें देखे थे, देखिए 12 साल की एज में क्या हो जाती है, लड़कियां मैच्योर हो जाते हैं आपको, यानी परिपक्व हो जाते हैं। ये हो गया आपको मैच्योर हो गया, आपको कब, 12 साल की एज में परिपक्व हो जाते हैं। ये क्या हुआ, यानी कि 12 साल की एज को हम लोग किशोरा अवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे, किशोरा अवस्था कहेंगे, किशोरा अवस्था कहेंगे। तो ये जो है एक इस एज में आपको क्या हो गए हैं, एक बच्चे को जन्म देने का लायक हो जाते हैं इसी एज में। अगर आप कम एज में शादी करा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, सबसे पहला ये है। लेकिन जो है इसके शरीर को हानि पहुंचता है, इसके बॉडी को हानि पहुंचता है, ये नहीं कोई देखेंगे, लेकिन एज हो गया इसका शादी हो जाए। इस चीज पे भी जो है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जो है जानेंगे। चलिए एक कहानी है कि एक आदमी थे, है ना, उसको जो है मान लीजिए अब कोई इसमें जो है नहीं करना है, लेकिन एक कहानी है, मतलब कहानी नहीं, ये रियल की घटना है। एक आदमी से पूछा गया कि मतलब जो इतना कैसे, देखिए मतलब उस आदमी के पास जो है आपको 11 बच्चे थे। कितने बच्चे थे, 11 बच्चे थे। सभी लोग इसको सुनेंगे, 11 बच्चे थे। सोच लीजिए इसमें 10 क्या हो सकता है, 10 बेटी है, देखिए 10 बेटी है और एक इसमें से जो है बेटा हुआ। लास्ट टाइम इसको जो है क्या हो गया, बेटा हो गया। कब, लास्ट में 10 बेटी होने के बाद बेटा हो गया। तो एक आदमी इससे पूछे कि इतना कैसे, तो वो बोल रहे हैं ये भगवान का देन है ना। तो वो आदमी आपको बोले हैं, क्या बोले हैं, ये भगवान का देन है। सोचिए कि मतलब ये भी पता नहीं है कि कर रहे हैं कौन, इंसान कर रहे हैं, इसको बढ़ाए कौन, 11 तक ले गए हैं आपको, इंसान मानव ले गए हैं, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं, ये भगवान का देन है, 11 बच्चे हो गया है, ये भगवान का देन है। तो बहुत आदमी जो है बोलेंगे कि जो है भूल हो गया, गलती हो गया। तो इन सभी के बारे में अभी हम लोग जो है जानेंगे। चलिए सभी लोग जो एक बार शेयर कर दीजिए,
सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक विधि यानी कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कैसे कौन कौन से विधि अपनाए जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कहा है आपको कि अगर कुछ दिनों तक संभोग यानी मैथुन को क्या कर दिया जाए, को रोक दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो उस दौरान स्त्री की योनि में वीर्य यानी कि सीमेन या एन होगा, यहाँ पे आपको सीमेन का प्रवेश नहीं होगा, प्रवेश होगा जिससे अंडाणु निषेचन की संभावना नहीं रहेगी, यानी कि इसका जो प्रवेश आपको क्या हो जाएगा, नहीं होगा। यानी कि इसमें आपको कहा कि अगर कुछ दिनों तक क्या करेंगे, संभोग यानी कि मैथुन की प्रक्रिया को हम लोग अगर रोक देंगे, इंसान अगर क्या करेंगे, कुछ दिनों तक संभोग यानी कि मैथुन की प्रक्रिया को रोक देंगे, तो इससे क्या होगा, अगर रोक देंगे तो ये जो निकलता है यानी कि स्त्री के योनि में जो नर द्वारा जो सीमेन निकलता है, ये जो योनि में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे जो आपको एग को जो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये जो है क्या कर पाएंगे, अगले स्टेप जो है, अगला स्टेप वो गर्भाशय हो गया, आपको फैलोपियन ट्यूब होते हुए अगले स्टेप में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हो गया आपको, ये प्राकृतिक विधि है। ये कौन सा विधि है, प्राकृतिक विधि है कि अगर संभोग, अगर मैथुन को कुछ दिनों तक रोक दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि स्त्री के योनि में अगर सीमेन आपको पर ये प्रवेश नहीं करेगा, तो वो क्या हो सकते हैं कि जो है एग फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये आपको कौन सा विधि है, ये प्राकृतिक विधि है। फिर कहा आपको कि मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलते हैं, अर्थात अंडोत्सर्ग 2 मासिक चक्रों के करीब करीब बीच में होता है। अतः मासिक चक्र के 14वें दिन के समीप तथा उससे आगे के दिनों में संभोग से दूर रहा जाए तो प्रायः अंडाणु निषेचन नहीं होगा। इसमें कहा आपको, देखिए मान लीजिए इसमें हम लोग जो है जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि अगर इस महीने में आपको राइट साइड से एग निकलता है, तो फिर अगले नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, लेफ्ट साइड से होगा। ये चीज हम लोग देखे थे। फिर इसमें हम लोग देखे थे मासिक चक्र का, यहाँ पे बात आया है, क्या बात आया है, मासिक चक्र का बात आया है। मासिक चक्र ये स्त्री में कब से प्रारंभ हो जाता है, तो 12 साल की उम्र से, कब से, 12 साल की उम्र से मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। मासिक चक्र के कितनेवें दिन कहा आपको, 14वें दिन के समीप, कितने दिन के, मासिक चक्र के कितने दिन, 14वें दिन। देखिएगा सभी लोग, कहा आपको कि मासिक चक्र के 14वें दिन का बात किया है। अंडाशय क्या हो जाता है, अगर 14 दिन हो गया तो वो क्या हो गया है, अंडाशय से क्या निकलते हैं, अंडाणु निकलते हैं। ठीक, फिर कहा आपको कि वो अंडोत्सर्ग यानी कि अंडा निकलते हैं, और 2 मासिक चक्र यानी कि मान लीजिए आपको ये महीना, मान लीजिए आपको चल रहा है अभी जून का, जून महीना और जुलाई महीना, जून और जुलाई। फिर कहा आपको कि 2 मासिक चक्रों के करीब करीब बीच में, यानी कि जून का मान लीजिए, अगर मान लीजिए जून महीना में किसी को मासिक चक्र मान लीजिए आप 1 जून को हुआ, तो इसके 14वें दिन और दूसरे यानी कि इसके यानी कि 1 जून से लेकर के 14 तारीख मान लीजिए, इसके 14 दिन बाद, और फिर जुलाई महीना के 14 दिन पहले के बीच का स्थिति बता रहा है कि अतः मासिक चक्र के 14वें दिन के समीप उससे आगे के दिनों में संभोग से दूर रहा जाए, तो क्या हो जाएगा, अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाएगा। जैसे मासिक चक्र 1 जून का है, इसके 14वें दिन के बाद जो है कि अगर कोई रिलेशन में नहीं आएंगे, तो वो क्या होगा, एग फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना, यानी कि निषेचन की क्रिया जो है नहीं आएगी। लेकिन ये कौन सा विधि है, प्राकृतिक विधि है। कौन सा विधि है, ये प्राकृतिक विधि है। बहुत से लोगों को इनकी जानकारी नहीं रहते हैं, लेकिन मेन जानकारी आपको यही रहना है कि मासिक चक्र के 14वें दिन का बात किया है, तो इसको जो है ध्यान में रखना है। फिर देखिए है यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि कैसे हो सकता है, इसके बारे में। यांत्रिक विधि कहा है कि इन दिनों पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक यांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनसे अंडाणु निषेचन पर नियंत्रण किया जा सकता है। यांत्रिक विधि में कहा है कि हमारे देश में जो भी अनेक अनेक वैज्ञानिक है, अलग अलग वैज्ञानिक है, वो सब अपना अपना मत प्रदान करते हैं, और वो सब जो बता रहे हैं उसके बारे में कहा है कि स्त्री और पुरुष जो है किस तरह से जनसंख्या पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि निषेचन की क्रिया को रोक सकते हैं, इसके बारे में। देखिए पहला है
पुरुषों के कंडोम, पुरुषों के कंडोम का उपयोग सबसे सरल है। ये पुरुषों के नहीं, पुरुषों में होगा। देखिए कहा है कि पुरुषों में कंडोम का उपयोग सबसे सरल है और प्रभावी उपाय है। देखिए ये आपको कहा कि जब कोई सेक्सुअल संबंध बना रहे हैं तो पुरुष क्या करेंगे, उस टाइम में कंडोम का उपयोग करेंगे। अगर कंडोम का उपयोग करते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, अंडाशय से जो अंडाणु निकलते हैं वो फर्टिलाइजेशन उसे नहीं हो पाएगा, यानी कि जो है आगे की क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगा। तो यही बात कहा है कि पुरुषों के कंडोम का उपयोग करें। अगर आप मान लीजिए अगर इसका कंडोम का अगर उपयोग आप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एग फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि जो आपको निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ये जो है ये एक बहुत सी उपाय है। अब बताया है कि कंडोम कैसा होता है, तो कंडोम बहुत ही पतले होते हैं और रबर के पदार्थ, रबर जैसे बना होता है। कहा है कि कंडोम कैसा होता है, तो कंडोम पतले रबर के जैसे, रबर देखे है ना, तो बहुत ही पतले होते हैं, रबर के आकार का होता है। फिर कहा कि कंडोम के उपयोग से नर नारी एड्स जैसे जानलेवा लैंगिक रोगों से बच सकते हैं। देखिए एक चीज है, अभी देख रहे होंगे कि हमारे समाज में अभी बहुत, इस विधि को जानना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, देखेंगे मान लीजिए ये लड़की और एक लड़का, इन दोनों का बात अभी हम लोग जाने थे, जब इसमें हम लोग हार्मोन पढ़ रहे थे, हार्मोन टॉपिक जब पढ़ रहे थे, तो इसमें जो है देखिए ये हमारे शरीर से ये हार्मोन ये क्या होते हैं, स्राव होते हैं यानी रिलीज होते हैं। तो हार्मोन का देन है। अभी आप देखिए ना कि अभी आप अपने आसपास में देख रहे होंगे या अपने कोचिंग क्लास में कहीं भी देख रहे होंगे, कोई अगर लड़का है तो बोलेंगे जो उस क्लास की जो है वो लड़की जो है वो हमको पसंद है। मान लीजिए ये लड़का है और ये लड़की है, देखेंगे ध्यान से, और फिर देखिए कुछ दिन बाद क्या होगा, इसी लड़का को उसी लड़की से नफरत पैदा हो जाता है। तो ये जो कुछ दिन पहले इसको प्यार आ रहा था वो भी जो है हार्मोन के कारण है, फिर इसी को उसी के प्रति नफरत आना शुरू हो गया, वो भी जो है हार्मोन के कारण ही होता है। किसके कारण, हार्मोन के कारण होता है। फिर देखिए ये हो गया। और हम लोग जान रहे हैं कि 12 से 18 साल का उम्र, 12 से 18 साल के उम्र को आंधी तूफान कहा गया है। क्या कहा गया है, आंधी तूफान का एज कहते हैं 12 से 18 साल के उम्र में। 12 से 18 साल की उम्र में, इस उम्र को यानी इस एज में जो अपने आप को कंट्रोल कर लिए हैं वो अपने आप में बहुत ही बलवान है। देखिए इस एज में क्या हुआ कि आपको ये मान लीजिए इस एज में हार्मोन जो है प्रारंभ हो जाता है, हार्मोन रिलीज होना आपको प्रारंभ हो जाता है 12 से 18 साल की उम्र में, इसीलिए इस एज को आंधी तूफान कहा गया है। अगर कोई लड़का है किसी लड़की को मान लीजिए पसंद करता है, ठीक है, 12 से 18 एज के बीच के जो है लड़का लड़की का बात चल रहा है अभी, कि अगर कोई लड़का है मान लीजिए ये 12 से 18 के बीच में है, किसी लड़की को ये पसंद कर रहा है। अब देखिए उसके घर में पिताजी बोलेंगे कि आज ये काम करना है, चलो मार्केट जाना है, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, उसके दिमाग में ये लड़की का इमेज बन रहा है कि वो क्या बोली है, क्या करना है नहीं करना है, इसके बारे में चल रहा है। तो इसीलिए कहा गया आपको 12 से 18 साल की एज को आंधी तूफान, है ना, किसी के बात को वो नहीं सुनेंगे। अब देखिए ना 12 से 18 साल में गर्मी का मौसम रहेगा, लड़के लोग हो या लड़कियां लोग हो, झुंड देख रहे हैं ना, झुंड जिसको गैंग बोलते हैं, गैंग बना करके चलेंगे, जहां होगा वहां। अगर कोई दोस्त अगर किसी को कॉल कर दिया कि दोस्त यहाँ मैटर हो गया, तो तुरंत देख लेंगे। देखने को उसके पास क्षमता नहीं है, लेकिन मतलब उस टाइम का एज ही एक ऐसा है कि जो है इस एज को ही आपको आंधी तूफान माना गया है, ये एज ही खराब है ना। इस एज में जो हार्मोन रिलीज होना आपको 12 से 18 में ही प्रारंभ हो जाता है ना। तो इस एज में अपने आप को थोड़ा कंट्रोल बनाए रखना है, इसके बाद जो है आप खुद अच्छे हो जाएंगे 12 से 18 पे। इसीलिए कहा है कि अगर मान लीजिए इसी एज के लड़के लड़कियां ज्यादातर गलती कर बैठते हैं, अगर कोई इसमें सेक्सुअल संबंध बना रहे हैं, 12 से 18 साल के लड़के लड़कियां अगर आपको सेक्सुअल संबंध बना रहे हैं, तो सोच लीजिए ना इस एज में अगर मान लीजिए यहाँ भी हुआ, कल को आगे चल करके शादी भी होगा। सोच लीजिए इस एज से आगे शादी तक, मान लीजिए 25 साल के एज में ये अगर शादी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि शादी जहां होगा वो तो ठीक है, लेकिन उस शादी से पहले भी 4-5 सेक्सुअल संबंध वो बना चुके रहते हैं, तो उसमें एड्स होने की संभावना रहती है। कौन सी बीमारी, एड्स होने की संभावना होती है। संभवतः अभी तक में
में अभी तक में एड्स का कोई भी जो है उपचार नहीं चलाया गया है। एक HIV चला है, लेकिन जो है ये इसकी जानकारी भी बहुत कम लोगों के है, तो इसके लिए जो है इसे बच करके रहना है। तो इस पे आप लोग जो है ध्यान से जानेंगे समझेंगे। इसीलिए कहा है कि अगर आप मान लीजिए फिजिकल रिलेशनशिप बनाना भी चाह रहे हैं तो पुरुषों के लिए है ये कि वो कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंडोम आपको पतले रबर जैसे पदार्थ के बने होते हैं। कंडोम के उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो वो स्त्री हो या पुरुष हो, एड्स जैसे जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं, है ना। क्योंकि आप देख लीजिए 12 से लेकर के हार्मोन रिलीज होना प्रारंभ करते हैं अपनी शादी की एज तक में, अगर 4-5 के साथ ऐसा किया तो उसमें एड्स हो जाएगा। अगर आप एड्स से बचना चाह रहे हैं तो कंडोम का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, कंडोम का उपयोग करेंगे। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बारे में हम लोग एक टॉपिक लेकर के आएंगे और इसको समझेंगे। वो कौन सा विधि था, यांत्रिक विधि था। अब हम लोग देखेंगे सर्जिकल विधि कैसे होता है। इससे पहले हम लोग यांत्रिक विधि देखें, अब हम लोग सर्जिकल विधि देखेंगे कि कैसे होता है। सर्जिकल विधि कहने का मतलब हुआ, अगर आप कोई फूल का वृक्ष लगाते हैं, फूल का वृक्ष लगा देते हैं, उसी फूल के टहनी में से उसका जो है काट करके आप दूसरे जगह लगा देंगे, वही आपका जो है सर्जिकल विधि होगा। इसी प्रकार से भी हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। कहा है सर्जिकल विधि, क्या कहा है, सर्जिकल विधि कहा है। सर्जिकल विधि के बारे में देखेंगे। कहा है इसके अंतर्गत पुरुष क्या हो जाते हैं, नसबंदी यानी वास्केटोमी कहा जाता है, यानी किया जाता है। यानी कि सर्जिकल विधि में पुरुषों का यानी मेल का नसबंदी किया जाता है। क्या किया जाता है, नसबंदी किया जाता है। इसमें शल्य क्रिया द्वारा, इसमें जो क्रिया किया जाता है, शुक्र वाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है सर्जिकल विधि में, पुरुष के नसबंदी, पुरुष में जो है नसबंदी किया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है, शुक्र वाहिका को काट करके धागा से बांध दिया जाता है। जिस तरह देखिए ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन में जो काट दिया जाता है उसको फिर धागा से बांधता है, सील देता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सर्जिकल विधि में जो है पुरुषों को नसबंदी किया जाता है। नसबंदी में क्या होता है, शुक्र वाहिका को काट करके इसको धागा से बांध दिया जाता है, जिससे क्या होगा, वृषण में, वृषण हम लोग जानते हैं कि पुरुषों में वृषण से क्या निकलते हैं, शुक्राणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं, शुक्राणु निकलते हैं। तो इसीलिए कहा है कि अगर इसको काट करके बांध देंगे ना, तो वृषण में जो बनेगा शुक्राणु, ये क्या होगा, यानी स्पर्म जो बनेगा, ये यानी कि स्त्री तक, स्त्री की योनि तक ये प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो सर्जिकल विधि में समझना है आपको कि इसमें पुरुष में नसबंदी किया जाता है, पुरुष में, और नसबंदी में शुक्र वाहिका को काट करके धागा से बांध दिया जाता है। अगर इसको बांध दिया जाएगा धागा से, तो वृषण से जो शुक्राणु निकलता है ये स्त्री के योनि तक प्रवेश नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये एग को फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। चलिए फिर कहा है स्त्री में होने वाली इसी प्रकार की शल्य क्रिया को स्त्री नसबंदी कहते हैं। देखिए अगर पुरुष में, इसको समझेंगे आप लोग कि अगर ये नसबंदी की प्रक्रिया आपको पुरुष में हुआ तो उसको वासेकोटोमी कहेंगे। क्या कहेंगे, वासेकोटोमी कहेंगे। और अगर नसबंदी की प्रक्रिया स्त्री में हुआ, किसमें हुआ, स्त्री में हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्यूबेकोटोमी कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्यूबेकोटोमी कहेंगे। क्या कह देंगे, ट्यूबेकोटोमी कह देंगे। चलिए इसमें कहा है आपको कि अगर नसबंदी यानी सर्जिकल विधि अगर नसबंदी पुरुष में करेंगे तो उसे वासोकोटोमी, अगर स्त्री में करेंगे तो ट्यूबेकोटोमी कहेंगे। चलिए इसमें फिर कहा कि इसमें फैलोपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, परंतु फैलोपियन ट्यूब से नीचे गर्भाशय की ओर नहीं जाता है। देखिए हम लोग जाने हैं कि पुरुष में जो नसबंदी होगा तो उसमें उसके शुक्रवाहिका को काटा जाता है, शुक्रवाहिका को काट करके धागा से बांध दिया जाता है, उसको वासेकोटोमी कहेंगे, जिससे जो है वृषण से शुक्राणु नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर स्त्री में, अगर महिला में नसबंदी किया जाएगा तो उसके फैलोपियन ट्यूब को धागा से बांधा जाएगा। किसको, फैलोपियन ट्यूब से। क्योंकि हम लोग जो है जब स्त्री का यानी फीमेल का रिप्रोडक्टिव ये फिगर देखे थे तो उसमें हम लोग जान रहे हैं कि एग जो होते हैं अंडाशय में होते हैं, एग अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब होकर के गर्भाशय तक जाता है। तो गर्भाशय यानी फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब को ही बांध दिया जाता है, यानी कि एग जो है अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में जाएगा ही नहीं, जिससे अंडाशय से अंडाणु निकलते ही तुरंत
फैलोपियन ट्यूब से नीचे गर्भाशय की ओर नहीं जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अंडाणु अंडाशय में होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो अंडा क्या करेंगे, यानी अंडाणु गर्भाशय यानी कि फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में जाएगा। अगर उसके फैलोपियन ट्यूब को ही बांध दिया जाएगा तो अंडाणु जो है गर्भाशय तक जाएगा, नहीं जा पाएगा, और वहीं पे जो है वो क्या हो जाएंगे, यानी कि रिलीज हो जाएंगे, यानी वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे अंडाशय में ही। तो ये हम लोग देखे हैं सर्जिकल विधि। चलिए बताइए सभी लोग एक बार कि नर में यानी पुरुष में अगर नसबंदी किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? पुरुष में नसबंदी को वासेक्टोमी कहेंगे, पुरुष में क्या कहेंगे? नसबंदी को वासेक्टोमी, और लेकिन स्त्री में जो नसबंदी की क्रिया हम लोग करते हैं उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्त्री में जो है स्त्री के फैलोपियन ट्यूब को बांधा जाता है, जबकि पुरुष में पुरुष के शुक्रवाहिका को काट करके धागा से बांधा जाता है। चलिए फिर कहा है कि शल्य क्रिया के दौरान गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को उसके विकास की निश्चित अवधि के भीतर योनि के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। इसे गर्भ चिकित्सीय समापन या एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें कहा है आपको, यानी कि जब हम लोग नसबंदी की क्रिया करते हैं, शल्य क्रिया यानी कि ये क्रिया जब करते हैं, जब नसबंदी की क्रिया करते हैं तो इस क्रिया के दौरान क्या होता है, गर्भाशय में जो बच्चा पल रहे होते हैं, गर्भाशय में जो बच्चा पल रहे होंगे, पल रहे यानी भ्रूण, जब गर्भाशय में गया तो उसको हम लोग भ्रूण कहेंगे। भ्रूण उसके विकास की निश्चित अवधि के भीतर योनि के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या होगा इसमें, गर्भ का चिकित्सीय समापन यानी एमटीपी कहते हैं इसको हम लोग। जब गर्भाशय में पल रहा होगा बच्चा तो उसके विकास को निश्चित अवधि के भीतर जो है योनि से बाहर कर दिया जाता है। इस अवधि को हम लोग टर्मिनेशन यानी मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहेंगे, एमटीपी कहते हैं। चलिए फिर कहा आपको कि सामाजिक जागरूकता कैसे होगा इसके बारे में देखिए। और सामाजिक जागरूकता क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि देखिए हमारे समाज में कैसे हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, इस चीज को बता सकते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने से बड़े आदमी जो शादी कर रहे होंगे या हो गया होगा, तो आप उसको जो है इस तरह की सलाह दे सकते हैं कि हम दो, हमारे दो नहीं तो तीन तक आप सीमित रख सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, आप कितना भी जॉब करते हैं, तो अगर आप 2-3 बच्चे तक सीमित है, आप अपने बच्चे को स्टैंडर्ड स्कूल में यानी अच्छे स्कूल में अच्छा शिक्षा दिलवा सकते हैं, अच्छे कपड़ा पहना सकते हैं। बहुत